अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 28। लो, वैसे तो शायद बड़ी अम्मा मुसलसल इसरार करने पर मान भी जाती, मगर इस सिचुएशन में तो वो कभी भी नहीं मानेंगी। माँ, दो बेटियाँ, बेटी की गोद में बेटी जिसका बाप, जिक्र भी ना कर बैठना बड़ी अम्मा के सामने। ऐसी बेभाव की सुनोगी कि हमदर्दी का मतलब ही याददाश्त से निकल जाएगा। तानिया ने बेइख्तियारों से टोक दिया था। वो चांद के साथ रीबा से मिलने आ गई थी। ये क्या बात हुई भाभी, उन बेचारों का क्या कसूर? यानी वो अब मेहनत करके रोटी भी ना कमाएं, फरिश्ते उनको खाना पहुंचाया करेंगे? बेगुनाह भूखे मरें, गुनाहगार जो हैं वो दंदनाते फिरें, यानी हद है ज़्यादती की। रीबा बड़बड़ाने लगी। तुम्हें कैसे पता कि वो बेगुनाह हैं? तानिया ने पूछा। भाभी, मुझे जरीना ने बताया है, जो इन लोगों को अच्छी तरह जानती है। 17 साल से इस कोठी में है। वो बता रही थी ये लड़कियां बहुत कम उम्र और बेवकूफ़ हैं और इनके पेरेंट्स इनसे भी गए गुजरे। रीबा ने समझाने की कोशिश की। जरीना की गुडविल का क्या स्टैंडर्ड है? जरीना को तुम कितना जानती हो? बेवकूफ़ तो तुम हो। तानिया ने लत्ते लिए। भाभी, बातचीत से भी किसी का अंदाज़ा हो जाता है। बस अपने पास रखो अपने अंदाजे। बड़ी अम्मा तुम्हारे साथ साथ जरीना के भी नट पेच कस देंगी। सोचने की बात है, जिनकी इतने अरसे से खिदमत कर रही थी वो तो एक लम्हा उनको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, तो कोई बात ही होगी। हम ये मुफ्त का अजाब उठाकर अपने घर ले जाएं। हमारे घर में तो वैसे भी मर्दाना सादा अक्सरियत है। बड़ी अम्मा कभी भी कोई लड़की वड़की मुलाजिम नहीं रखेंगी, बल्कि आज के दौर में तो कोई भी लड़की को घरेलू मुलाजमा नहीं रखेगा। अब यही देख लो, वो गले में हार डाले फिर रही है या नहीं। भाभी, अगर दूसरे इंसानियत छोड़ दें तो क्या हम भी उन जैसे हो जाएं? वो मुंह बनाकर बोली। इंसानियत दिखाने के ऐसे ऐसे नतीजे सामने आए तो वाकई लोग डर के मारे इंसानियत छोड़ देते हैं। तुम्हारी सास ने इंसानियत दिखाई थी, जिसका ये नतीजा निकला। बैठी कानों को हाथ लगाती होंगी। ठीक से रहती तो इसी घर में ठिकाना होता। बस अब ख़त्म करो ये किस्सा। भाभी, वो बच्ची उनके साथ नहीं होगी तो बड़ी अम्मा को क्या पता चलेगा? रीबा ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। बच्ची का क्या किया है? तानिया चौंक पड़ी। वो तो मम्मी ने यहीं रखी हुई है, और राजदाराना अंदाज में बोली। यहीं क्या मतलब? तानिया के खाक पल्ले नहीं पड़ा। अनेक्सी में है, एक मुलाजमा रखी हुई है उसके लिए, रीबा ने साबका अंदाज में बताया। मगर क्यों? तानिया का माथा ठनका। उन्होंने ये ढोल किस खुशी में अपने गले में डाला है? जब पले पलाए इंसानों से हमदर्दी नहीं तो 4 दिन की बच्ची का इतना ख्याल क्यों? बेवकूफ़ लड़की, ये तो साफ गड़बड़ है। अपने तो हलक से नीचे नहीं उतरी ये बात, तानिया ने साफ गोई से कहा। गड़बड़ क्या हो सकती है? जाहिर है बहुत छोटी सी बच्ची है, इसीलिए मम्मी ने ख्याल कर लिया होगा, रीबा ने सादगी से जवाब दिया। तुमने मौन से जिक्र किया? तानिया की आंखों में सोच उतर आई थी। भाई, मैं ये बातें उनसे कैसे कर सकती हूँ? रीबा के चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। उसी से तो कर सकती हो, शोहर है वो तुम्हारा। तानिया ने गोया सर पीट लिया। अब वो इतने थके हुए तो आते हैं, आते ही सो जाते हैं। रीबा ने बात बनाने की कोशिश की। आते ही सो जाते हैं? तानिया को फिर अचंभा हुआ। उसने रीबा की शक्ल बगौर देखी। कुछ तो बातचीत हुई होगी। तानिया को नई खोज हुई। हाँ बस, मगर कोई ख़ास नहीं। रीबा का लहजा बहुत प्यासा लगा था तानिया को। क्या मतलब ख़ास नहीं? भाई, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, दिन भर मसरूफ़ रहता है, रात को तो टाइम देता होगा। तानिया परेशान हो गई थी। वो काम ज़्यादा होता है ना, तो बहुत थक कर आते हैं, कभी कभी तो खाना भी नहीं खाते। रीबा ने सफाई पेश की। बाहर खा लेता होगा, तुम कौन सा उसके साथ होती हो? तानिया का चेहरा फीका पड़ा हुआ था। रीबा जान, तुम्हें बड़ी अम्मा की कसम है, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, ठीक से जवाब देना। वो रीबा के करीब होकर सरगोशी करने लगी। रीबा चुपचाप हथेलियाँ मसलती रही। देखो, मैंने तुम्हें कसम दी है, वो भी बड़ी अम्मा की। तानिया ने पता फेंका। रीबा कुछ सोचती रही, फिर नफ़ी में गर्दन हिला दी। तानिया ने सीने पर हाथ रख लिया। माई गॉड, इतने बड़े महल में पत्थर के बुत रहते हैं? फिर आंटी उस बेनामो निशान बच्ची की परवरिश क्यों कर रही हैं? अंकल, नहीं नहीं, अगर शौक भी करेंगे तो किसी हाई लेवल की कमर्शियल तक अप्रोच कर सकते हैं। वो तुम्हारा देवर सनी क्या करता है? तभी उसके जहन में झमाका हुआ। कॉलेज जाता है, घर पर होता है तो कमरा बंद करके पड़ा रहता है, ज़्यादा घर नहीं आता नज़र। रीबा, जो तानिया के सवालों से डर गई थी, बहुत धीमी आवाज़ में बोली। तानिया ने हुकारा भरा। मैं अमेरिका पहुंचकर तुम्हें फ़ोन करूंगी। अगर तुम्हारे शोहर की खामोशी का यही सिलसिला बरकरार रहा तो मैं बड़ी अम्मा को फ़ोन करके कह दूंगी कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। हमने जीती जागती गुड़िया ज़रूर दी है इन लोगों को, मगर डेकोरेशन पीस बनाने के लिए नहीं। और देखो, मेरा फ़ोन आने से पहले मोन से ये ज़रूर पूछ रखना कि क्या उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है, वो कहीं और करना चाहता था। वो साफ साफ तुम्हें बताए, वरना तुम सब कुछ बड़ी अम्मा को बता दोगी।
वो तुम्हारी सास से बात करके तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगी। हम झूठे भरम की खातिर जीते जागते इंसान को किसी जालिम के हवाले नहीं करेंगे। इसमें अगरचे हमारी भी रुसवाई है, मगर इस जुल्म से ज़्यादा नहीं। हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएंगी? हमेशा के लिए? इतने अच्छे तो हैं ये सब, क्या जुल्म कर रहे हैं? मैंने तो आज तक किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रीबा ने भाभी को ताज्जुब से देखा। हाँ, अभी तुम्हें नहीं मालूम, ज़बरदस्ती मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। कल को जब दिल चाहेगा कि निशात आपा, तानिया भाभी की तरह मेरा भी कोई प्यारा सा बच्चा हो। भैया, मुझे तो ये घर आसेब ज़दा लगने लगा है। मुझे हर कीमत पर तुम्हारी खुशी चाहिए। ऐसे महलों के झांसे में आने वाले नहीं हैं हम लोग। मैं तुम्हें फ़ोन करती रहूँगी, तुम ऑनेस्टली मुझे जवाब देती रहना। सुन रही हो ना? तानिया ने बुत बनी रीबा को टहुका दिया। इस घर से हमेशा के लिए जाने का तसव्वुर तो वो कर भी नहीं सकती थी। साथ साथ मोन से दूरी। तौबा, ऐसी इमरजेंसी में तो शादी की गई थी उसकी, ऐसे नतीजे के लिए किया गया था ये सब कुछ। शादी तो यूँ हुई कि ज़रा ताख़ीर हुई तो सब अंदर हो जाएंगे। भाभी को पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है कि मोन घर जल्दी आएँ, हम ढेरों बातें करें, मगर वो बेचारे मसरूफ़ ही इतना रहते हैं। और सुनो, वो लड़की आती है तुम्हारे यहाँ? कौन लड़की? रीबा गायब दिमागी की कैफियत में बोली। वही जिसकी बच्ची की परवरिश हो रही है यहाँ, तानिया झल्लाई। अच्छा, वो नहीं, वो तो बस एक बार ही आई थी। वो तो मैं ड्राइवर के यहाँ चली गई थी वॉक करती हुई। घर में कोई भी नहीं था, वहाँ उसकी माँ बैठी हुई थी। जरीना ड्राइवर की बीवी है ना, कोठी में भी आती जाती रहती है। वो औरत बहुत रो रही थी कि बेगम साहिबा कह रही हैं कि वापस गोठ जाओ, वहाँ तो एक वक्त की रोटी का आसरा नहीं है, इसीलिए तो शहर आए थे। मुझे तरस आ गया। मैंने सोचा बड़ी अम्मा अकेली रहती हैं, इन माँ बेटियों की वजह से उनका दिल भी बहला रहेगा। घर के काम काज के लिए फुल टाइम मुलाजमा भी मिल जाएगी। सब भाई तो ज़्यादातर घर से बाहर ही होते हैं, बड़ी अम्मा अकेली रहती हैं। रीबा ने तफसील से जवाब दिया। हाँ, सोचा तो तुमने अच्छा था, मगर ये मुनासिब नहीं है। बड़ी अम्मा की तरह मैं भी उन लड़कियों के वहाँ काम करने के हक़ में नहीं हूँ। बड़ी अम्मा का अकेलापन ही ठीक है, तुम भी यहीं पर स्टॉप हो जाओ बस। तानिया ने दो टोक कहा। पता नहीं भाभी को क्या हो गया है, ये घर आसेब ज़दा नज़र आ रहा है। लड़कियाँ मुलाजिम नहीं रखेंगी। वो उलझने लगी। रीबा, ज़्यादा देर बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। मेरा यकीन करो और मेरी बातों पर तवज्जो दो। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को उसका हक़ नहीं दे सकता तो उसे शादी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गुनाह भी है, इखलाकी जुर्म भी। चाहो तो उसे आज ही बता देना कि भाभी ये बातें करके गई हैं। तानिया ने उसके शाने पर हाथ रखकर बहुत रसानियत से कहा। माई गॉड, ये बातें करूँगी उनसे? हद है भाभी से भी। यकीन करो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस वक्त। मुझे बैठना दो भर लग रहा है। तुम्हारे चांद भाई 15 मिनट में आने का कह गए थे, अभी तक नहीं आए। देखती हूँ नीचे ना बैठे हों। तानिया के चेहरे पर बशाशत के बजाय फ़िक्रमंदी झलकने लगी थी। वो गाहे गाहे रीबा पर नज़र डालती थी। नज़र में एक परेशान कुन सोच का अक्स उभरा था। आओ रीबा, नीचे चलते हैं। शायद चांद नीचे आंटी से बात कर रहे हों। वो आते वक्त जितनी चाको चौबंद नज़र आई थी, उठते वक्त बहुत थकी थकी महसूस हुई थी। रीबा अकेले बैठे बैठे उकता गई थी। नफीस ख्वाजा और शाहाना किसी बिजनेस डिनर में गए हुए थे। सनी अपने कमरे में बंद था। शम्सी केबल के किसी चैनल पर इंडियन फिल्म देख रहा था। उसका अंदाज़ा था कि मोन 11 बजे से पहले नहीं आएगा। उसने टाइम देखा, रात के 9:45 हो रहे थे। वो कुछ सोचती हुई नीचे आई, फिर सीधी किचन की सिमत पड़ गई। फ्रिज खोलकर झांका जो अनवाओ इकसाम की नेमतों से भरा हुआ था। उसने एक बड़ी सी प्लेट में फ्रेश क्रीम की 4 पेस्ट्रीज, रोस्ट, 2 अदद सेब, 1 अनार रखकर प्लेट को दूसरी प्लेट से ढांपा और किचन की लाइट ऑफ करके बाहर आई। प्लेट को इस तरह आड़ में लिया कि लाउंज में कारपेट पर दराज शम्सी की नज़र ना पड़े और एनेक्सी की तरफ पड़ गई। सारी एनेक्सी तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ एक कमरे की खिड़की के शीशे रोशन थे। उसने धीमे अंदाज में दस्तक दी। कौन? औरत की आवाज़ आई। मैं हूँ रीबा, बेगम साहिबा की बहू, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। औरत ने झट दरवाज़ा खोल दिया। आपको इधर आते किसी ने देखा तो नहीं? औरत ने डरे हुए अंदाज में पूछा। नहीं, घर पर कोई नहीं है। वो तकरीबन उसे धकेलती अंदर घुस गई। मेरा मतलब है किसी नौकर ने? नहीं, नौकर अपने क्वार्टर में है। शम्सी टीवी देख रहा है। वो समझता है कि मैं ऊपर होंगी, तुम फिक्र ना करो। खैरियत तो है ना? आज बड़ी एहतियात कर रही हो। रीबा को हैरत हुई। जी, वो बेगम साहिबा पूछ रही थी कोई इधर आया तो नहीं। मैं डर गई कि शायद उन्हें पता चल गया है। मुझे आजमा रही हैं, फिर भी जी मजबूत करके कह दिया कि नहीं, कोई नहीं। बेगम साहिबा कह रही थी कि वो मुझे कहीं और घर दिला देंगी ताकि मैं अपने बाल बच्चों को भी वहाँ बुला सकूं। यहाँ तो वो शोर करेंगे, सबको पता चल जाएगा इधर कोई रहता है। कह रही थी साहब पूछ रहे थे कि एनेक्सी के एक कमरे की लाइट क्यों जलती रहती है, फालतू बिजली का खर्चा होता है। बेगम साहिबा बोली, मैंने कह दिया कि वो भी घर ही का हिस्सा है, एकदम अंधेरा अच्छा नहीं होता, आसेबी जगह हो जाती है, मगर साहब इन बातों पर यकीन नहीं करते। औरत बोलते बोलते और आहिस्ता हो गई। रीबा की तरफ झुककर सरगोशी में बोलने लगी,
कह रही थी मेरी बहू भी इस तरफ आ सकती है, मैं तो ज़्यादातर घर से बाहर रहती हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने उनसे इस मौजू पर कोई बात नहीं की। फ़िलहाल तुम किसी मुश्किल में ना आ जाओ। इस वक्त तुम्हें नौकरी की बहुत ज़रूरत है। ये रख लो, प्लेट खाली कर दो और ये भी रख लो, मेरी सलामी में बहुत कैश आया है। एक लिफाफा खोला तो यह 1000 का नोट निकला। सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों के लिए लिहाफ वगैरह बनवा लेना। वैसे तो मेरे पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि 1000 रुपये बचा सकूं। सुना है शोहर बीवी को पैसे वगैरह देते हैं, मगर मोहन ने तो मुझे अभी तक नहीं दिए। अगर देंगे तो मैं तुम्हें और दे दूंगी। अब सलामी के लिफाफों से निकालते भी डर लगता है। बड़ी अम्मा कह रही थी कि सब लिफाफे अपनी सास को देना। अब एक लिफाफा इधर उधर हो गया तो उनको क्या पता चलेगा। लिफाफा फाड़कर मैंने डस्टबिन में डाल दिया। बेबी क्या सो रही है? वो बोलते बोलते एकदम तायराना नज़र डालने लगी। जी, इस टाइम वो सो जाती है। औरत का बस नहीं चलता था रीबा के पाँव छू ले। क्या सादा सच्चा अंदाज़े गुफ्तगू था। अगर देंगे तो मैं और दे दूँगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसा अच्छा दिल बनाया है अल्लाह ने आपका। अल्लाह आपकी बहार सलामत रखे, आप कभी दुख ना देखें। ये बहुत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात। अगर ज़रूरत से ज़्यादा पास पड़ा हो तो किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। अब मेरे पास 3 इम्पोर्टेंट ब्लैंकेट हैं, ओढ़ूँगी तो मैं एक ही। कपड़े इतने हैं कि गिनती नहीं, ढेरों जूते ज्वेलरी। अब अगर मोहन मुझे 2000 रुपये दें तो मैं क्या करूं? मैं तो सोच में पड़ जाऊं कि उनका क्या करूं। बड़ी अम्मा की तरफ भी मेरे पास ढेरों चीज़ें थीं, पैसे भी बहुत जमा हो जाते थे। कभी अक्का जान महीने में 500 दे देते, कभी ज़हीर भाई 200-300, इसी तरह अजहर भाई। कॉलेज में तो इतने पैसे खर्च नहीं होते थे, जो बच जाते थे बड़ी अम्मा को दे देती थी या अपनी मासी को। औरत को रीबा की सादगी पर जैसे प्यार आ गया। पैसा तो बहुत से लोगों के पास होता है दुल्हन बेगम, मगर दिल किसी किसी का होता है देने का। आप किसी के सामने इस तरह बातें ना किया करें। लालची लोग ऐसे हमदर्दों को बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरे घर में वाकई लिहाफ की ज़रूरत है। यह 1000 रुपये गैबी मदद है, ये मेरे लिए लाख बराबर हैं। मेरी नौकरी लगी रहे, ये दुआ करें कि मैं अपने बच्चों को हक हलाल की खिलाऊं। मुझे इस बात की तमन्ना नहीं कि आप मुझे देती रहें। मैं मेहनत की चटनी रोटी में खुश हूँ, लेकिन ये सच है इस वक्त मैं वाकई ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए रख रही हूँ। मुझे आइंदा ज़रूरत हुई तो मैं आपसे उधार ले लूँगी, तनख्वाह मिलने पर वापस कर दूँगी, मगर इंशाअल्लाह आपको झूठे सच्चे किस्से सुनाकर पैसा नहीं लूँगी। आपका मिजाज देखकर तो मैं डर गई। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। रीबा दोस्ताना से मुस्कुराहट होंठों पर से जाकर काट की तरफ बढ़ गई। माशाल्लाह सोती हुई कितनी क्यूट लगती है। ये अपनी मदर जैसी तो नहीं लगती। उसने झुककर बच्ची का रुखसार छुआ। फिर कैसी लगती है? औरत के लहजे में खोज, इश्तियाक, गहराई बहुत कुछ था कि शायद ये सीधी सच्ची लड़की वो कह दे जो वो कभी ना कह पाएंगे। भाई मैंने इसके बाप को देखा होता तो पहचान कर छोड़ देती, हाथ पांव बांध कर यहाँ लाकर बिठा देता। मेरा मतलब है बिठा देती। उसने जल्दी से सीगा दुरुस्त किया। एहतियात के बावजूद कभी ना कभी चूक हो ही जाती थी, लेकिन यह तो अंदाज़ा हो सकता है कि वो करप्ट आदमी शक्ल सूरत का अच्छा होगा। इसकी मदर तो ऐसी कोई ख़ास नहीं है। इतने बड़े अकेले घर में जब तन्हा घूमती हूँ तो इस बच्ची का ध्यान आता है। सोचती हूँ इसे मैं ही पाल लूँ, मसरूफ़ हो जाऊँगी। वो हंसकर सीधी हो गई। अल्लाह आपको अपना बच्चा दे, जल्द गोद हरी हो आपकी। औरत तो उसके भोलपन पर कुर्बान हो गई। अपना बच्चा? कल तो तुम्हारा जी चाहेगा कि निशात आपा तानिया भाभी की तरह मेरे पास भी अपना बच्चा हो। उसे तानिया की कही बात याद आई। तौबा है, सबको बच्चे की पड़ गई है। अभी भी मैं अकेली ही बैठी थी, सोचा इस गुड़िया ही से मिलकर आ जाऊं। उसने मोहब्बत आमेज़ लहजे में कहकर फिर बच्ची का चेहरा देखा। असल में मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मुझे बच्चे शुरू से ही बहुत पसंद हैं। मैं जब बाहर खेलती थी तो छोटे बच्चों को घर ले आती थी। बड़ी अम्मा बहुत नाराज़ होती थी कि दुनिया जहान का बच्चा छत पे जमा कर लेती है। नीचे हम बैठे कुड़ते हैं, इतना उधम मार छत सर पर आई लगती है। वो माजी याद करके खिलखिलाकर हंस पड़ी। बड़ी अम्मा आप दादी को बोलती होंगी दुल्हन बेगम? औरत ने पूछा। रीबा बच्ची की तरफ मतवज्जा थी, बस हुंकारे की सूरत में जवाब दे पाई। आपकी वालदा? मैंने अपनी मदर को नहीं देखा, मेरी पैदाइश के वक्त उनकी डेथ हो गई थी। उसने लापरवाह अंदाज में जवाब दिया। यानी आपको खुद भी माँ का प्यार नहीं मिला? औरत ने तासुफ किया। ना माँ का ना बाप का, मगर अफसोस की कोई बात नहीं। बड़ी अम्मा और मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे कभी भी मोहब्बत की कमी का एहसास नहीं हुआ, जब कम मिली ही नहीं। अल्लाह का एहसान है, उसने मुझे सब कुछ दिया। जब मुझे होश भी नहीं आया था उस वक्त भी मेरे पास हीरा पुखराज जमोड सोना चांदी सब कुछ था। बड़ी अम्मा कहती हैं शुक्र किया करो, अल्लाह का एहसान माना करो, उसने तुम्हें सब कुछ दिया। अब तुम ये सोचकर कुड़ती रहो कि उसकी माँ है मेरी नहीं, फलां का बाप है मेरा नहीं। ये देखो, ये कुछ लाखों करोड़ों के पास नहीं जो तुम्हारे पास है। माशाल्लाह 6 भाई जो सबके सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारी आंख का एक आंसू उन पर बोझ बन जाता है। माशाल्लाह दुल्हन बेगम, आप वाकई नसीबों वाली हैं। शोहर भी आपको चुने हुए मोती जैसा मिला है। अल्लाह नज़रे बद से बचाए।
زرینہ بہت تعریف کرتی ہے آپ کے شوہر کی، کہتی ہے 16-17 سال سے دیکھ رہی ہوں، تب سے جب اسکول پڑھتے تھے۔ آپ ذکر مت کیجیے گا کسی سے۔ پہلے آپ کی ساس کا سلوک ان سے بہت خراب تھا، پھر پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، وہ خود حیران ہے۔ کہتی ہے سامنے کی بات نہیں ہے، پیٹھ پیچھے بھی مون صاحب کا خیال کرنے کی تاکید کرتی ہیں نوکروں کو۔ آپ کی شادی سے پہلے بہت بدل گئی تھیں، زرینہ کہہ رہی تھی۔ پہلے نوکروں کے ساتھ بھی بہت سخت تھیں، اب تو بہت دھیمی ہو گئی ہیں۔ اب یہ آپ کے نصیب ہوئے، اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ تو جھگڑا ہی رہتا ہے، وہ شاید کوئی نشہ کرتا ہے، پڑھائی میں بھی کچھ اچھا نہیں، اس کے بگڑنے میں بھی بیگم صاحبہ کا ہاتھ ہے۔ اتنے پیسے اس کی جیب میں رہتے تھے، ظاہر ہے آرام سے بیٹھے بیٹھے اتنا پیسہ ملے گا تو انسان کو بھٹکتے کیا دیر لگتی ہے۔ گھر میں بھی چلتا پھرتا کم نظر آتا ہے، کمرہ بند کیے لیٹا رہتا ہے، نہ کسی سے میل جول نہ ملاقات۔ عورت سرگوشی میں ریبا کو اس گھر کے رازوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ریبا تو جیسے سناٹے میں رہ گئی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، سنی گھر میں کم ہی دکھائی دیتا ہے، اس نے سوچا۔ آج کل تو علاج ہو جاتا ہے، ممی سنی کا علاج کیوں نہیں کرواتی، میں مون سے بات کروں گی۔ فطری ہمدردی کے ہاتھوں مجبور ہو کر ریبا بول پڑی تھی۔ نہ دلہن بیگم، ابھی آپ کچھ نہ کہیے چھوٹے صاحب سے، جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، خوامخواہ کی برائی آ جائے گی آپ پر۔ عورت نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ یعنی ایک انسان کو بس ضائع ہونے دیں، اس کے لیے کچھ نہ کریں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ضرور کریں، مگر اس وقت جب آپ ثبوت کے ساتھ دیکھ لیں۔ آپ بہو ہیں، اس لیے احتیاط کریں، آپ کی اچھائی کی وجہ سے ہی آپ کو بھلا مشورہ دے رہی ہوں، تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، عورت نے سمجھایا۔ تم فکر نہ کرو، تمہارا نام نہیں آئے گا، تسلی رکھو، ریبا نے اسے مطمئن کیا۔ یہ بات نہیں ہے، مجھے زیادہ آپ کا خیال ہے، رتبہ آپ کا بڑا ہے، عمر میری زیادہ ہے، آپ بہت کم عمر ہیں، دوسرے ابھی سیدھا پن بھی بہت ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ سسرال میں بہت احتیاط کرنا پڑتی ہے، ظاہر ہے بچے کا نشہ کرنا کوئی عزت کی بات تو نہیں، وہ یہی کہہ دیں گی آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ ایسے ہی کچھ بیمار ہو گیا ہے، سمجھ رہی ہیں نا آپ میری بات؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئی ہوں، بہرحال موقع دیکھ کر میں مون سے اس بچی کی بات تو ضرور کروں گی، خواہ کچھ ہو، کہوں گی وہ اس کی مدر کی ہیلپ کریں، اس بچی کا باپ تلاش کریں، ظاہر ہے وہ یہیں کہیں رہتا ہوگا، اس بچی کو خوار نہیں ہونے دوں گی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ دنیا کی ٹھوکروں میں ہو، کتنے دکھ کی بات ہے۔ تم اس سلسلے میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آتی جب میں کسی کام کا ارادہ کر لیتی ہوں، اس نے عورت کو قطعی صاف گوئی سے کہہ دیا۔ ہاں یہ اطمینان رکھو، تمہارا نام کسی صورت میں نہیں آئے گا، انیکسی گھر ہی کا حصہ ہے، میں گھر میں رہتی ہوں، اس طرف بھی آ سکتی ہوں، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، چلتی ہوں، کہیں مون نہ آ گئے ہوں۔ اوکے بیبی، میں تم سے ملنے پھر آؤں گی، اس نے جھک کر بچی کے رخسار پر پیار کیا۔ ارے ہاں، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ ایک دم چونک کر پوچھنے لگی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی رکھ دیں گے، ایسی جلدی کیا ہے؟ واہ، ابھی بھی جلدی؟ تو کیا اس کے نکاح پر رکھیں گی؟ وہ مسکرائی۔ خیر میں اس کا کوئی خوبصورت چھوٹا سا نام سوچوں گی، پھر تم اس کی مدر سے ڈسکس کر لینا، ٹھیک؟ ماں سے تو اب یہ شاید ہی ملے، وہ اس گھر میں اب کبھی نہیں آئے گی، عورت نے افسردہ سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اف، حد ہوتی ہے زیادتی کی، جہاں تمہیں شفٹ کر رہی ہیں ممی وہاں بلوا لینا، شاید ہماری بڑی اماں کے پاس وہ ملازمت کرنے لگے، پھر تو میں خود ملوا دیا کروں گی، میں جا کر بات کروں گی بڑی اماں سے، فون پر تو وہ بہت ناراض ہو رہی تھی، اکا جان سے بھی کہوں گی۔ اچھا چلتی ہوں، لاؤ وہ پلیٹیں دے دو، اس نے کہا۔ عورت نے جلدی سے پلیٹ کے آئٹم ایک باؤل میں پلٹائے اور پلیٹ دھونے کی نیت سے ایک طرف بڑھی۔ بس ایسے ہی دے دو، ریبا نے اس کے ہاتھ سے پلیٹیں لے لی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ اف، کہیں مون نہ آ گئے ہوں، سوچتے ہوں گے کہ کہاں چلی گئی، کیا پتہ ممی بھی آ گئی ہوں، مجھے اتنی دیر نہیں لگانا چاہیے تھی۔ وہ تیز سیڑھیاں اتر کر نیچے لان میں آئی، پھر پختہ راستے سے اندر کی طرف بڑھی جو پورچ تک جاتا تھا، پھر پورچ سے ہی ایک راستہ اندر برآمدے سے اور لاؤنج سے مل جاتا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ پورچ عبور کر کے سٹیپس تک پہنچی اور کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا، سامنے مون کھڑا تھا اپنے نائٹ ڈریس میں۔ اس کا مطلب ہے اسے آئی دیر ہو گئی ہے، کیونکہ وہ نائٹ ڈریس نہا کر ہی پہنتا ہے۔ مون نے قدرے الجھے ہوئے انداز میں ریبا کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پلیٹوں کی طرف دیکھا۔ کہاں تھی؟ وہ تو گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تو کہیں اور سے برآمد ہوئی تھی۔ یہیں گھر میں تھی، گھر سے باہر نہیں تھی، اس نے سنبھالا لیا۔ وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، مگر شمسی تو کوارٹروں میں بھی پتہ کر چکا، تم تو وہاں بھی نہیں تھی، اور یہ پلیٹیں؟ اوفو، آپ اوپر چلیں، پلیٹیں رکھ کر آتی ہوں میں بھی، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ واقعی پلیٹیں ہیں، بم نہیں ہیں۔ وہ اپنی فطرت پر واپس آ گئی، اپنی مخصوص خود اعتمادی اور بے نیازی کے ساتھ کچن کی طرف مڑ گئی۔ مون نے قدرے سوچا، پھر اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ ریبا اپنے کمرے میں آئی تو کمرے کی دونوں ٹیوبز روشن تھیں، ایئر فریشنر کی بھینی بھینی خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ مون بظاہر ایک انگلش میگزین کی ورک گردانی کر رہا تھا، در حقیقت اس کا منتظر تھا۔ ریبا نے دروازہ لاک کیا اور دھپ سے چیئر پر گر پڑی۔ جی پہلے تو یہ بتائیے یہ مبارک تشریف آوری کب ہوئی؟ 1 گھنٹہ تو ہو چکا شاید، میں سمجھا تم ادھر اپنے گھر گئی ہو، میں نے پوچھا تھا شمسی سے کہ کس کے ساتھ گئی ہیں،
آپ کی چھوٹی मादाम तो उसने बताया वो तो कहीं नहीं गई, घर में ही हैं, इस वजह से तलाश करना पड़ा। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि मेरा घर कहाँ है। आप कहते हैं इस घर को मेरा घर, बड़ी अम्मा कहती हैं यहाँ दखल देने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में किया करो फलां काम। आप ऐसे करें, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करके अपना घर स्कीम में एक छोटा सा घर दिलवा दे ताकि मेरी रूह को सुकून आ जाए कि भाई ये मेरा घर है, जान छूटे मेरी इस पज़ल से। उसने अपनी फितरी बेसाख्तगी से कहा तो मोहन उसकी तरफ देखता रह गया। यार ऐसी काम की बातें पास बैठकर करते हैं, कुर्सी पर बैठकर फासलों से नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी कोई ज़रूरी मशवरा लेने मेरे ऑफिस आई है। वो मुस्कुरा रहा था। रीबा झींप सी गई। अच्छा लाइट बंद करो और इधर मेरे पास बैठकर फरमाइशें करो। रीबा ने उठकर लाइट बंद की, नाइट बल्ब चलाया और बेड के किनारे जा ढकी। भाई मेरे वालिद मोहतरम ने तो पूरा तैयार घर आपको गिफ्ट किया है, वो आपका अपना घर है मोहतरमा, कहेंगी तो कल उसकी फ़ाइल आपको हैंड ओवर कर दूँ। मोहन ने उसकी तरफ करवट लेते हुए कहा। फ़ाइल से क्या होगा, अखबार में छपवाएं कि मैं अपना ज़ाती घर रखती हूँ, मुझे शटलकॉक बनाने की ज़रूरत नहीं। इधर वाले बड़ी अम्मा के घर को मेरा घर कहते हैं और वो लोग इसे मेरा घर कहते हैं। वो मुंह बनाकर बोली। ये तो फिर बड़ी खुशी की बात हुई, चिढ़ क्यों रही हो? किसी के पास तो एक घर भी नहीं होता, तुम्हारे अपने 3-3 घर हैं। मोहन ने उसका हाथ थाम लिया। मोहन ने बेइख्तियार उसे अपने करीब खींच लिया। इतनी जल्दी ना करो, तुम चाहोगी तो मैं तुम्हें अलग घर में भी रख सकता हूँ। तुम मुझसे कहो तो ज़रा सी बात पर कुढ़ने लगी। तुम रूलिंग चाहती हो, मैं ताज लगा दूंगा तुम्हें। कुछ कहा तो करो मेरी जान। रीबा की तो जान पर बन गई थी, चुप पड़ी रही। हाँ ये तो बताया नहीं तुमने कि ये प्लेटों के साथ कहाँ चहलकदमी फरमा रही थी आप? रीबा खामोश सी होकर रह गई, जैसे कुछ सोच रही हो। कोई न्याज वगैरह बांट रही थी, नौकरों के क्वार्टरों में तो थी नहीं, फिर कहाँ थी? मोहन ने उसकी खामोशी महसूस करके फिर सवाल किया। क्या सोच रही हो? मैं तो परेशान हो गया था, फिर अचानक जाने किधर से नमूदार हो गई। गेट तो खुलता नज़र नहीं आया। कौन सी सुलेमानी टोपी पहने हुए थी भाई? मोहन को उसकी खामोशी बहुत महसूस होने लगी। यहीं घर में थी, वो बोली। वो तो मैं भी देख चुका, मगर कहाँ थी? वो उलझा। अनेक्सी में, वो बहुत धीमे अंदाज में गोया हुई। हाय, वहाँ भूतों से मुलाकात करने गई थी? मोहन को हैरत का झटका सा लगा। नहीं, वहाँ भी इंसान रहते हैं, या शायद एक नन्हा सा फरिश्ता इंसानों के साथ रहता है। वो ख्वाब आसा लहजे में बोलती हुई बहुत पुरअसरार लग रही। भाई ये हमारा ज़ाती घर है, मुझे पता है कि अनेक्सी बिल्कुल खाली है। बहुत सालों पहले हमने किराए पर दी थी, मगर किराएदार ठीक ठाक हैडक बन गए थे। बड़ी मुश्किल से कानूनी चाराजोई के बाद उनसे जान छूटी। मम्मी ने तो कानों को हाथ लगा लिया था कि आइंदा किराए पर देने का सोचेंगी भी नहीं। कौन 5-10 हज़ार के पीछे अपना लाखों का खून जलाए? अगर वहाँ कोई आता तो मेरे इल्म में ज़रूर होता। रीबा, मुझसे साफ साफ बात करो। मुन वाकई डिस्टर्ब हो गया था। साफ साफ ही तो बात कर रही हूँ। असल में घर में किसी को भी नहीं पता कि अनेक्सी में एक औरत एक मासूम सी बच्ची की परवरिश कर रही है। उस औरत को मम्मी ने रखा है उस बच्ची के लिए। साउंड प्रूफ कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ बाहर नहीं आ सकती। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो नीचे लॉन में जाकर देखिए, शायद अभी वहाँ खिड़की के शीशे रोशन नज़र आ रहे हों। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। वो तो मैं कई बार देख चुका हूँ। इस मरतबा मोहन की अपनी आवाज़ बहुत आहिस्ता और थकी थकी सी थी। खासी देर खामोशी छाई रही। मोहन के बाजू की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। उसका हाथ सीधा फैला हुआ था और रीबा के बाल उस पर बिखरे हुए थे। बालों से उठती भीनी भीनी महक धुआं बनकर सांसों में हलूल होने लगी। तुम वहाँ क्यों गई थी? क्या मम्मी ने कहा था? वो ज़हनी लिहाज से कतई मुंतशिर हो चुका था। मम्मी क्यों कहेंगी? उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं वहाँ जाती हूँ। प्लीज़ आप भी उन्हें मत बताइएगा, वो नाराज़ होंगी। तुम वहाँ क्यों जाती हो? मोहन चारों तरफ से शोलों में घिर गया। बहुत पसमर्दा और शिकस्ता सा अंदाज था। अगरचे सवाल था, मगर अंदाज खुद कलामी का था। मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है, बल्कि मुझे उस पर बहुत तरस आता है। वो इतना कहकर खामोश हो गई। क्यों? तरस क्यों आता है? वो चोर सी आवाज़ में बोला। अब देखें ना, किसी बच्चे के बाप की डेथ हो जाए तो ये अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन बाप जिंदा हो फिर भी बाप के प्यार से महरूम हो, ये क्या तरस आने वाली बात नहीं? रीबा ने उल्टा सवाल कर दिया। तुम्हें क्या बताया गया है कि उस बच्ची का बाप जिंदा है? मोहन ने पूछा। अंदाज वही था, चोर सा, कतरे डरा हुआ। रीबा हुंकारा भर के खामोश हो गई, गोया कुछ सोच रही हो। क्या तुम्हें पता है कि उस बच्ची का बाप जिंदा होने के बावजूद बच्ची के पास क्यों नहीं? मोहन ने हल्की रोशनी में रीबा का चेहरा देखने की कोशिश की। रीबा ने फौरी कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जैसे सोच में पड़ गई। तुमने जवाब नहीं दिया? मोहन ने हिचकिचाते हुए पूछा। जो बच्चे इस तरह दुनिया में आते हैं उनके बाप उनके साथ नहीं रहते। रीबा ने झिझकते हुए जवाब दिया और मोहन की तरफ से पुश्त कर ली और आहिस्तगी से उसका बाजू अपने सर के नीचे से हटा दिया। किस तरह से? मोहन इस मर्तबा कदरे एतमाद से पूछ रहा था। रीबा फिर सोच में पड़ गई और मुनासिब अल्फाज ढूंढने लगी। भाई मुझसे क्या झिझक, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसने रीबा को अपनी जानिब मोड़ने की कोशिश की।
یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بیبی آ جاتا ہے؟ پتہ ہوتا ہے نا یہ غلط ہے، پھر بھی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، اینڈ پر ان کی نظر نہیں ہوتی۔ مون ریبا کو اپنی جانب موڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ریبا کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہو گئی، حلق میں کانٹے سے پڑ گئے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ ریبا ہولے ہولے لرزتی رہی، کچھ بولنے کے قابل ہی کب تھی۔ مزے کی بات بتاؤ، مجھے بھی نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا کمزور ترین لمحہ ہوتا ہے، جب وہ خود غرضی کے ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سوچ اتنی فریز ہو جاتی ہے کہ وہ نئے انسان کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے افسردہ شرمندہ مستقبل کی طرف اس کی سوچ نہیں جاتی۔ یہ دنیا کا سب سے حقیر معمولی آدمی ہوتا ہے۔ اس کے لیے لفظ انسان استعمال کرنا انسانیت کی توہین ہے۔ میرے نزدیک مشرک، شرابی، جواری، منافق سے بھی بڑا گناہ گار قاتل۔ پھر تو اس کے لیے پھانسی کی سزا ہونا چاہیے۔ ریبا جذباتی سی ہو کر بے اختیار بول پڑی۔ اسی لیے تو اسلام میں اس گناہ کی سب سے اذیتناک سزا ہے، یعنی سنگساری، صرف اس وجہ سے کہ دوسروں کو عبرت ہو۔ ایسی خوفناک سزا کے خوف سے لوگوں کی ہمت نہ ہو یہ گناہ کرنے کی۔ تبھی مون بستر سے کھڑا ہو گیا۔ کاش کہ یہ سزا اپلائی بھی ہو۔ میں تو اس بچی کو دیکھتی ہوں تو دل چاہتا ہے خوب روؤں۔ ریبا اپنی دھن میں تھی، مون کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ریبا جی، اس نے مون کا سرخ تمتماتا ہوا چہرہ بس ایک نظر دیکھا۔ پلیز تم کسی اور کمرے میں چلی جاؤ آج رات کے لیے، میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز ریبا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ریبا ہکا بکا اس کی صورت دیکھنے لگی۔ پانی دوں آپ کو؟ وہ فوراً بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ریبا پلیز اس کمرے کی ساری لائٹس آن کر دو، یہ فانوس بھی، پلیز روشنی کر دو۔ ریبا سوئچ بورڈ کی طرف دوڑی، کھٹ 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 سارے ہی سوئچ آن کر دیے، کمرہ روشنی سے جگمگانے لگا۔ پانی پلیز۔ ریبا پھر بیڈ روم فریج کی طرف دوڑی، ایک بوتل نکالی، گلاس میں پانی انڈیلا۔ جلدی میں اچھا خاصا پانی کارپیٹ پر گر گیا۔ اس نے مون کو پانی کا گلاس تھمایا اور بدحواس سی بغور اس کی صورت دیکھنے لگی۔ مون نے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ تھینک یو مائی انوسینٹ پارٹنر۔ مون نے گلاس اسے تھما کر سر جھکا لیا۔ ریبا کی قدرے جان میں جان آئی۔ میں نیچے گیسٹ روم میں چلی جاتی ہوں، آپ آرام کریں۔ ریبا نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ مون کے شانے پر رکھ دیا۔ اس کے انداز میں فطری ہمدردی تھی۔ تھینکس اے لاٹ مائی ڈیئر۔ وہ بستر پر ڈھہ گیا۔ دروازہ بند کر دینا مگر لائٹس جلی رہنے دو۔ ریبا نے تعمیل کی اور خاموشی سے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ تمہیں فون تو نہیں کر بیٹھی تھی کہیں؟ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ بڑی اماں نے مظاہر کو مخاطب کیا۔ کون؟ مظاہر جانے کس دھیان میں تھے، چونک پڑے۔ ارے تمہاری بہنا اور کون؟ بڑی اماں نے آف موڈ میں جواب دیا۔ کیوں، خیریت؟ مظاہر نے حیران ہو کر سب بھائیوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کی۔ ارے خیریت کدھر رہنے دیتی ہے، بڑی اماں نے سلگ کر کہا۔ باقی سب بھی قدرے تشویش سے بڑی اماں کو دیکھنے لگے۔ کوئی ٹیلی فون نہیں کیا اس نے تمہیں؟ بڑی اماں نے مظاہر سے پوچھا۔ نہیں، وہ قدرے پریشان ہوئے۔ ایک عورت کو بھیجا تھا اس نے ادھر کہ ہم اسے نوکر رکھ لیں، بڑی ضرورت مند ہے۔ مجھے تو صورت سے بھائی نہیں، دوسرے جب ہمیں ضرورت نہیں تو کیوں فالتو پیسہ خرچ کریں؟ ضد کر رہی ہے، نہیں ضرور رکھو، بہت مصیبت کی ماری ہے۔ 2 بیٹیاں بھی ساتھ ہیں، کسی کی جوان جہان بچیاں ہم ادھر ٹھہرائیں، وقت کا کوئی بھروسہ ہے؟ بولی میں اکا جان سے کہوں گی، منع کر دیا تو بولی آ کر سمجھاؤں گی۔ اب بتاؤ، اب ہمیں سمجھانے لائق ہو گئی، تم ذرا اسے ڈھنگ سے سمجھاؤ کہ اس طرح کی ہمدردیاں گلے پڑ جاتی ہیں۔ اوہ، سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ دیکھ لیں بڑی اماں، کیا حرج ہے، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ظہیر نے کہا۔ لو تم بھی بولے، اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی، تم تو سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے اس کی سسرال ہی میں نوکر تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں رکھ رہے، ایسی کام والی ہوتی تو ریبا کی ساس نہ رکھ لیتی، جنہیں جوتی سیدھی کرنے کے لیے بھی نوکر چاہیے، ذرا غور کرو۔ ان کے ہاں پہلے ہی نوکر بہت ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے وہ مزید نوکر کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں، اس لیے نکال دیا ہو۔ اظہر نے بھی کوئی نکتہ پکڑنے کی کوشش کی۔ ضرورت نہ ہوتی تو پہلے کیوں رکھتے، اب تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں تو یوں ذکر کر بیٹھی کہ کہیں وہ مظاہر کو فون کر کے ہاں نہ کروا لے، پھر یہ بولے کہ بڑی اماں اب تو میں اسے کہہ چکا، آپ غور کر لیں، جیسے تم کہنے لگے اس کی۔ میں آپ کی منظوری کے بغیر کیسے ہاں کہہ سکتا ہوں بڑی اماں، مظاہر نے تسلی دی۔ وہ والی ہاں تو کوئی کروا نہیں سکا تو یہ والی ہاں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تانیہ مسکرائی۔ ارے یہ کیا ہاں بولے، پہلے جو اس سے بڑے بیٹھے ہیں وہ تو ہاں کہہ دیں۔ بڑی اماں کو بھرپور موقع ہاتھ لگا۔ یہ اظہر تو مجنوں کے ساتھ فوٹو بنوائے گا حشر کے دن۔ ارے خاک دھول ڈالو اس قصے پر، وہ بال بچوں والی ہوئی، ایک سے ایک بچی موجود ہے، سلیقہ شوار، خوبصورت، خاندانی، کوئی کمی ہے؟ نقصان اپنی زندگی کا خوشیوں کا کر رہے ہو، کسی کو فرق پڑتا ہے؟ وہ پھر سمجھانے لگی۔ کوئی نقصان نہیں بڑی اماں، میں بہت مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، آپ کی دعاؤں کے ساتھ خوش رہتا ہوں، اتنا سکون کیا کافی نہیں؟ اظہر نے ہمیشہ کی طرح بڑے سلیقے سے بڑی اماں کو ٹالا۔ مولی بے پتوں کی کب سجتی ہے،
इस उम्र में तो इंसान अपने बाल बच्चों के साथ अच्छा लगता है। मूली? मजहर ने जैसे बहुत सटपटाकर अजहर की तरफ देखा। असल में मूला होता नहीं, इजहार ने मालूमात में इजाफा किया। मुल्ला होता है मगर साथ मुल्लानी भी होती है, इनके सिरे से पत्ते ही नहीं होते, दैट्स प्रॉब्लम। वैसे आज ये भी मालूम हुआ कि हशर के दिन फ़ोटो भी बनेंगे, मजहर बोला। हाँ बस अब शुरू हो जाओ सबके सब, मजाल है जो ढंग की बात पूरी होने दें। बड़ी अम्मा नाराज़ हो गईं। बुरी बात बाद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना, फ़िलहाल स्पीकर को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने दें। अजहर भाई के बाद ज़हीर भाई का नंबर लगेगा, उससे पहले कोई ना बोले। चांद ने शरारतन दोनों भाइयों के साथ भाई का लाह का इस्तेमाल किया। तो और क्या, ये ज़हीर तो मुझे घुला घुला कर कब्र में ही उतार देगा। चांद ने बड़ी अम्मा को खूब याद दिलाया। कह कहे वे साख्ता थे। ज़हीर जब बड़े इन्हमाक से अजहर का केस समाअत कर रहे थे बुरी तरह सटपटा गए। चांद भाई छोटों के सामने तो ज़रा सी बना दिया करें, वो छींप कर बोले। यार हम तुम्हारी पूरी बनाने के चक्कर में है, तुम ज़रा सी बात करने लगे। चांद ने ताईद तलब नज़रों से बड़ी अम्मा की तरफ देखा। और नहीं तो, बड़ी अम्मा ने नाराज़ अंदाज में बड़ी सादगी से कहा। सब ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। बड़ी अम्मा हम तो शायद वो रीबा से मुतल्लिक कोई बात कर रहे थे। ज़हीर ने बड़ी महारत से बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। वो भी होती रहेगी। तुम बताओ चांद के सामने क्या बरस लगेंगे उस बच्ची को, और कोई दूध पीता बहन भाई तो नहीं जिसके जवान होने के बाद वो शादी करेगी। वो जलकर पूछने लगी। ये चांद भाई के सामने क्या मतलब, हमें क्या ज़हीर भाई की शादी का अरमान नहीं? मजहर ने बड़े दिल गिरफ्ता अंदाज में कहा। अब ये जा रहा है, इसके सामने तय होना चाहिए कि इन दोनों तीनों की शादियां कब तक होना चाहिए ताकि ये उस हिसाब से यहाँ आए। इसके भी तो रोज़ी रोज़गार का मामला है। अब ये तो नहीं जब मर्ज़ी बुला भेजें, खर्चा करके गया है आखिर इतना, उन्होंने वजाहत की। ठीक तो कहती हैं बड़ी अम्मा, क्यों वक्त गंवाते हो, कर लो शादी, आखिर करना तो है। चांद ने ज़हीर और अजहर को एक साथ मुखातिब किया। भले से पीछे देखती रहे अपने बहन भाइयों को, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वहाँ नौकरी करके खर्चा उठाती है तो शादी के बाद भी करती रहे नौकरी। इस ज़माने में तो सभी कर रही हैं। मुझे पसंद तो नहीं पर अपने बच्चे की ज़िद से मजबूर हैं। ये बात उससे करके तो देखो, इस बहाने हमें मिलवाओ तो। यार हैं क्या मोहतरमा तुम्हारी कि इतनी कड़ी शराइत प्यारे भाई को मंजूर हैं? चांद ने शरीर मुस्कुराहट के साथ ज़हीर के चेहरे पर नज़रें जमा दी। चलें आज इशा के बाद, ज़हीर ने खिलाफ तवक्का जवाब दिया। क्या औरतों की जमात कराती हैं? ये तो इजाफी खूबी हुई बड़ी अम्मा। चांद फिर हंस पड़े। तानिया तुम्हारे नंबर कट रहे हैं, तुम तो नमाज बाकायदा नहीं पढ़ती। वो फिर बोले। भले से कट जाए नंबर, अपने अलावा कोई दूसरी तो नज़र आए घर में। वो लापरवाही से शाने उचका कर बोली। क्या वाकई? बड़ी अम्मा को अपने कानों पर यकीन ना आया। शुक्र खुदा का कुछ बोला तो। सब चलेंगे ना? इजहार की बेताबी काबिल दीद थी। नहीं बड़ी अम्मा, चांद भाई और भाभी, ज़हीर ने जवाब दिया। तो सब चलते हैं, कोई हर्ज है? बड़ी अम्मा को ज़हीर के जवाब पर हैरत हुई। एकदम से सबका जाना अच्छा नहीं लगेगा, वो भी थकी हुई आई होगी। उसके वालिद की तबीयत भी आजकल ज़्यादा ख़राब है, ज़हीर ने जवाब दिया। तो हम कौन सा कोई खाना पीना करेंगे, खड़े खड़े हो आएंगे। अयादत का बहाना भी अच्छा बना। बड़ी अम्मा इस वक्त ज़बरदस्त जोश में आ चुकी थी। आखिर तयशुदा मगर मौमा सी बहू को देखने का गैर मुतवक्का मौका फराहम हुआ था। तकलीफ़ क्या है बेचारों को बेटे? बड़ी अम्मा के लहजे में तासुफ़ आ गया। पुराना दमा है, सर्दियों में तकलीफ़ पड़ जाती है, ज़हीर ने जवाब दिया। अरे अल्लाह माफ़ करे, बहुत मूजी मर्ज़ है, अल्लाह शिफा दे, आमीन। क्या बहन भाई हैं बच्ची के? बड़ी अम्मा तो मुतवक्का समझाने में गुम हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आया था कि ज़हीर ने ज़ुबान खोली थी। बेटे तुम खुद ही बोल पड़ते तो क्या बात थी? बताओ, हम तुम्हारी खामोशी से जाने क्या जानकर सालों चुप रहते तो क्या तुम सालों ना बोलते? हाँ बताया नहीं तुमने क्या बहन भाई हैं? बड़ी अम्मा खुद ही सवाल के बाद सवाल किए जा रही थी और अब गिला था कि जवाब फौरी नहीं आया। अफ़ीरा को मिलाकर 3 बहनें 2 भाई। अफ़ीरा सबसे बड़ी है, एक बहन की शादी कर चुकी है, बाकी पढ़ रहे हैं। एक भाई MBBS के फ़ाइनल ईयर में है, उसकी पढ़ाई ख़त्म होने ही का इंतज़ार था। ज़हीर ने चांद की तरफ मतवज्जा होकर जवाब दिया। ये MBBS क्या होता है बेटे? सुना तो कई मरतबा है पर ध्यान नहीं, बड़ी अम्मा बोली। मियाँ बीवी बच्चे सब, इजहार ने गिराह लगाई। काफ़ी देर से ज़ुबान फड़क रही थी। नौज, बड़ी अम्मा ने नाराज़ होकर इजहार को ऐनक के अदसों से खूब घूरा। डॉक्टरी पढ़ रहा है बड़ी अम्मा। अजहर के चेहरे पर भाई के मजाक के सबब मुस्कुराहट का तासुर था। माशाल्लाह, वाकई फिर तो बच्ची ने बहुत मेहनत की। बहन की शादी की, भाई को डॉक्टरी पढ़ाई, फिर और बहन भैये भी पढ़ रहे होंगे, ऊपर से बाप बीमार। माँ तो ठीक है ना? बड़ी अम्मा बहुत मुतासिर नज़र आईं। मेहनत करने वाले बच्चे बच्चियाँ तो यूँ भी आइडियल थे। वालदा हयात नहीं है, ज़हीर ने जवाब दिया। बेमाँ की बच्ची। बड़ी अम्मा को मज़ीद रंज का सामना था। कमज़ोर तो बहुत होगी, मेहनत जो इतनी करती है। बड़ी अम्मा को होने वाली के सरापे का ध्यान आया। बड़ी अम्मा बहाने से हदूद अरबा पर आ गई हैं हजरात, मजहर ने नारा बुलंद किया। कमज़ोर है, मोटी है, आंखें बंगाली हैं, चीनी जापानी हैं, रंगीन हैं, ब्लैक हैं होंठ। चुप कर बच्चे,
भाई बहुत ही हवाऊ है आजकल के बच्चों का, सब बड़े बैठे हैं लिहाज नहीं दीदों में। बड़ी अम्मा सख्त नाराज़ हो गई। ज़हीर अजहर के सामने दुबके रहते थे, चांद को देखकर तो शेर हो जाते हैं। क्या करें, सबसे बड़ा ही नन्हा बना हुआ है। चांद की भी शामत आ गई। बड़ी अम्मा मैं नन्हा बन के ही खुश हूँ, चांद ने बरजस्ता कहा। बताओ फिर ले गए जाने किधर? खैर जैसी भी है, हमारे बच्चे को पसंद है, बहुत है। ठीक है, ईशा के बाद चलेंगे। खड़े खड़े हो आते हैं, मगर सफ़ा कहे देती हूँ अगली मर्तबा मैं उसके बाप से शादी तय करने ही जाऊँगी, भले से कुछ बोलो। बड़ी अम्मा ने फैसला सुना दिया। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बज उठी। इजहार ने फ़ोन अटेंड किया, फिर अगले ही लम्हे वो खुशी से चहकने लगा। आज हम बहुत खुश हैं तोती, ज़हीर भाई की दुल्हन देखने जा रहे हैं। तेरा भी दिल चाह रहा होगा। अफसोस शादी के बाद तो कितनी मजबूर हो गई है, एकदम दौड़ लगाकर आ नहीं सकती। खैर बारात में तो हम तुझे लेकर जाएंगे, प्रॉमिस? सचमुच? बिल्कुल झूठ नहीं? अक्का जान हाँ हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मुझे पता है तो क्या बात करेगी, बड़ी अम्मा उनसे कर चुकी हैं। बेवकूफ़, अक्का जान की सोच से गवर्नमेंट में जॉब भर्ती हो सकती है, घर में नहीं। अब अगर जूनियर क्लर्क भर्ती कराना है तो दूसरी बात। क्वालिफ़िकेशन क्या है? पीला स्कूल बाहर से देखा है, गेट काला होगा वो भी देखा होगा। ये बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन है, अफसर भी लग सकती है। और झाड़ सुनना है बड़ी अम्मा की, एक रोटी ज़्यादा नहीं खा सकती। 10 मिनट और लगेंगे टेबल पर, मगर झाड़ पूंछ तो घंटा भर की होगी। बुलाता हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं। तोबा, इतने एफिशिएंट को तो कमीशन एजेंट भी नहीं होते, वो भी तसल्ली से पहले नाश्ता करते होंगे। इजहार बेहिसाब बोल कर पलटा। आपको बुला रही है अक्का जान, रीबा है। देखा, आ गया टेलीफोन। मार नींदें उड़ी हुई हैं, ज़्यादा लंबी बात की ज़रूरत नहीं। हमें नौकर रखना ही नहीं है, बात ख़त्म। मुजाहिर ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाया तो ताकीद हुई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? अच्छा, सुन रहा हूँ। वैसे बड़ी अम्मा ने बताया मुझे, चंदा ये डिपार्टमेंट मेरा है ही नहीं, मैं क्या कहकर ज़ोर डालूँ? मुजाहिर अपने मखसूस अंदाज में बात कर रहे थे। आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि बड़ी अम्मा को उनकी ये बात समझ नहीं आ सकती थी। रीबा देखो, इस शहर में इससे भी ज़्यादा बुरे हालों में लोग रहते हैं, हम किस किस के रोज़गार का बंदोबस्त कर सकते हैं? वो कोशिश करती रहे, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। मेरे मिलने वालों ने जिक्र किया तो मैं तुम्हें बता दूंगा। कह तो रहा हूँ, उनके बाद कोई उनसे भी ज़्यादा परेशान हाल तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, फिर उसके लिए तुम क्या करोगी? तुम अपने तौर पर अगर मदद कर सकती हो, कुछ दे सकती हो तो ज़रूर दो, इसका अजर मिलेगा तुम्हें। बड़ी अम्मा यूं ही इनकार नहीं कर रही हैं, वाकई यहाँ नौकर की गुंजाइश नहीं है। मासी सारा घर साफ़ कर जाती है, हफ्ते में 2 बार मशीन लगाकर कपड़े धोती है। किचन को मुद्दत से बाबा बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं। माली आ जाता है, हफ्ते में 2-3 मरतबा दरख्त पौधों की देखभाल कर लेता है। पौधों को पानी बड़ी अम्मा हमेशा से बड़ी बाकायदगी से देती हैं। पानी देने के लिए? मज़ाहिर का कहकहा हल्का सा मगर भरपूर था। यही तो बड़ी अम्मा की सबसे पसंदीदा मसरूफ़ियत है, इस्त्री सब कर लेते हैं। चलो खैर, तुम्हारी ये बात मान लें तो क्या 3 ख़वातीन सिर्फ इस्त्री करेंगी? मासी ठीक से काम नहीं करती, बड़ी अम्मा कहती हैं, लेकिन इनकी क्या गारंटी है कि ये ठीक से काम करेंगी? ठिकाने वाला घर चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं ऑफ़िस में बात करके देखता हूँ। वैसे तुम्हारी इतनी ज़्यादा हमदर्दी काबिल गौर है। ओके, मौका लगे तो आ जाना। ठीक, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अम्मा कह रही हैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसे सख्त टेम्परेचर है हमदर्दी का, यहाँ तक कह रही है मेरी खातिर रख लें। कोई पूछ बैठे तुम्हारी खातिर क्यों, तुम्हें फ़र्क क्या पड़ रहा है? मज़ाहिर धीरे से हंस दिए। हो सकता है कोई और मसला भी हो उनके साथ जो उन्होंने रीबा को बताया हो, मगर हमें नहीं बता रही, वरना उसने कभी इस तरह कुछ कहा तो नहीं। अजहर की सोच गहरी थी। भले से 100 की एक बात, जब हमें ज़रूरत ही नहीं। बड़ी अम्मा यूँ बोली, कहीं रीबा के साथ अजहर भी दबाव ना डालने लगें। वैसे बड़ी अम्मा, देख लेने में क्या हर्ज है? फुल टाइम मुलाजिम की बात ही दूसरी होती है, बहुत सहूलत रहती है। घर में तो बहुत से काम निकलते ही रहते हैं। चांद ने कह दिया और बड़ी अम्मा तो जैसे बुरी तरह तड़प कर रह गई। आ गए तुम भी उसकी बातों में। इन तीनों से कहो अपनी अपनी दुल्हनें लाएं, इधर नौकरानियों का ढेर लगाने की ज़रूरत नहीं। बेचारी दुल्हनें, मुस्तकबिल की नौकरानियाँ। मजहर के मुँह से बिला इरादा ही निकल गया। उसने तानिया की तरफ बड़े ताज्जुब भरे अंदाज में देखा था। मैं ये कब कह रही हूँ खुदा ना खास्ता के बहुओं को नौकरानी बनाकर लाते हैं, पर अपने अपने शोहर का काम तो संभालेंगी। जो देखभाल शोहर की बीवी कर सकती है वो नौकरानी नहीं कर सकती। जुबान पकड़ने को तैयार बैठा होता है लड़का। बड़ी अम्मा ने मजहर को डांट दिया। हो सकता है अजहर भाई का ख्याल ठीक ही हो, उनके साथ कोई दूसरा मसला भी हो सकता है, वरना रीबा इतनी ज़िम्मेदार और संजीदा नहीं है कि इतनी इन्वॉल्व हो जाए। उस घर में एक नौकर भी ना होता तब भी शायद उसे ख्याल ना आता कि नौकर होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो आज ऑफिस से आते हुए उसे मिलता आऊँगा। मज़ाहिर ने बड़े भाइयों के चेहरे भी साथ साथ पढ़े। अगर मसला हो भी तो हमें क्या, जब ज़रूरत ही नहीं। बड़ी अम्मा फिर तड़प कर रह गईं। चांद ने मज़ाहिर को खामोश रहने का इशारा किया, साथ में इस बात का भी। हाँ, देख लेना, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 नौकरानियाँ। गज़ब खुदा का, किस कदर बेवकूफ़ लड़की है। बड़ी अम्मा बड़बड़ाने लगी।
गजब नहीं बड़ी अम्मा, हाज़ा मिन फजली रब्बी, लोग ढूंढते फिरते हैं और मुलाजिम नहीं मिलते। चांद ने टुकड़ा लगाया। ठीक तो कह रहे हैं चांद भाई, इजहार ने तायद की। तुम सब ठीक ही तो कहते हो, गलत तो हम हैं बाबा। अब ख़त्म करो किस्सा, आज कोई फारिग है तो मुझे आरफा के यहाँ छोड़ आए। क्या रोज़ हो गए बच्ची की खैर खैरियत मालूम नहीं की। हाँ मगर आज तो ज़हीर की ससुराल जाना है। उन्हें फ़ौरन ध्यान आ गया। खैर कल सुबह चली जाऊँगी, ताहिर अली भी बीमार रहते हैं, फ़िक्र ही रहती है, ऊपर से अब पहाड़ जैसा सदमा। ठीक है बड़ी अम्मा, मैं कल ऑफिस जाते हुए ड्रॉप कर दूँगा, मज़ाहिर ने कहा। चली तो मैं इजहार के साथ भी जाऊँ, मगर 2 पहियों पर बैठा नहीं जाता मुझसे, उन्होंने वजाहत की। कोई बात नहीं बड़ी अम्मा, गाड़ी की सहूलत जब है तो क्या ज़रूरत है तकलीफ़ उठाने की। जीते रहो, उन्होंने मज़ाहिर को दुआ दी। कोई खैर खबर भी रहती है उस शक्की की, उन्होंने कदरे झिझकते हुए मज़ाहिर से सवाल किया। ज़रूरत क्या है खैर खबर रखने की, बेकार का मौजू, गुज़रे दिनों की बात। वो चाय का घूंट भरते हुए कुर्सी खिसकाकर खड़े हो गए, फिर कप टेबल पर रखकर फ़ौरन डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। बहुत गहरा सकूत तारी रहा। नाराज़ है इसलिए कि समझ नहीं है अब उस बच्ची के नसीब। पहले कहते थे कि उससे ब्याह कर ले तो कहता था बेकार, डरते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे हम क्या खुश हैं, कलेजा पत्थर का करना कोई मजाक है। वो खुद कलामी कर रही थी, सब एकदम खामोश होकर रह गए। सिर्फ बर्तनों और चमचों की आवाज़ें माहौल पर हावी थीं। सब लोग तो नहीं, अलबत्ता चांद, तानिया, बड़ी अम्मा, ज़हीर और रीबा ज़हीर की मतवक्का ससुराल आए थे। रीबा सुनकर भला सब्र कर सकती थी, उसने तो फ़ौरन ही मून से कह दिया था कि वो मैके जाएगी, भाई की दुल्हन देखने जाना है। वो तो ये भी भूल भाल गई कि सुबह तक मून उससे दूर सोया था। सुबह हिम्मत करके वो खुद ही कमरे में चली गई थी। मून बेखबर सो रहा था, वो भी चुपचाप उसके पहलू में सो गई थी। रात को तो वैसे भी ठीक से सो नहीं सकी थी, देर तक सोचों में उलझी रही थी। इसके बावजूद मून के उठने पर उसकी आंख खुल गई थी। वो मामूल की तैयारी में लग गया था और वो टेलीफोन घुमाने बैठ गई थी। यूं भी रात उसे मैका बहुत याद आया था। दोपहर के खाने से पहले ड्राइवर उसे छोड़ गया था। बड़ी अम्मा ने उसे देखकर सर पर हाथ रख लिया था। चैन है तुझे बेटी किसी कल? बड़ी अम्मा, मैं तो सुनकर खुशी से बेहोश होने लगी। ज़हीर भाई की दुल्हन देखने जा रहे हैं, माय गॉड, उसने बेसाख्ता कहा था। रास्ते भर ज़हीर के कान खाती रही थी। शादी कब करेंगे? अगले हफ्ते कर लें, कोई मसला नहीं। मैं और भाभी बुटीक से 20-21 जोड़े खरीद लाएंगे। एक सेट ज्वेलरी का बड़ी अम्मा ने सबका बनवा रखा हुआ है। 2-3 बने बनाए ले आएंगे, 2 कंगन ले लेंगे, 3-4 दिन में तैयारी कर लेंगे। ज़हीर चुपचाप मुस्कुराते रहे। उन्हें छोटे से ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। लड़की के वालिद और एक भाई एक बहन सामने आए थे। अफीरा काफ़ी देर तक दिखाई ना दी तो बड़ी अम्मा सब्र ना कर सकी, बोल पड़ी। बच्ची को तो बुलवाएं मियाँ। रीबा जल्दी से खड़ी हो गई। मैं लेकर आती हूँ। चाय बना रही होगी, अब चली जाएं उसके पास बेटा, अफीरा के वालिद ने कहा। रीबा तो फ़ौरन भाग खड़ी हुई। छोटे से घर का किचन तलाश करना कुछ मुश्किल ना था, उसने फ़ौरन ढूंढ लिया। एक दराज कामत लड़की दरवाजे की तरफ पुश्त किए काम में मसरूफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम अफीरा भाभी। अफीरा जाने किस ध्यान में थी, बुरी तरह चौंक पड़ी और अपने चौंकने पर खुद ही झींप गई। वो पलट चुकी थी। रीबा ने बहुत दिलचस्पी से उसे देखा। गंदमी रंग, बड़ी बड़ी आंखें, उभरे हुए तराशीदा होंठ, शानों तक झूलते चमकदार बाल, वजूद से उठती दिलफरेब महक। जर्द और वाइट फूलों वाला काटन का सूट पहने हुए थी। जर्द दुपट्टा शानों पर फैला हुआ था। चेहरे में बला की जाज़बियत थी। सख्त हालात में फूटने वाली नरमी ने चेहरे को अजीब सा निखार दिया था। वाह, आप तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। रीबा उससे बच्चों की तरह लिपट गई। ज़हीर भाई भी बस यूं ही हैं, पहले मिलवा देते तो अब तक बहुत पक्की दोस्ती हो चुकी होती और मैं तो हर संडे को यहाँ आ जाती। ये आप मिली कहाँ थी ज़हीर भाई को? वह हस्बे आदत बेतुकान बोलती चली गई। अफीरा ने एक लतीफ़ मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बहुत दिलचस्पी से रीबा को देखा। वैसी ही हो जैसा ज़हीर ने बताया था। वो आहिस्ता से गोया हुई। अच्छा, ज़हीर भाई ने बताया था मेरा? रीबा यूँ खुश हुई जैसे कोई गैर मतवक्का अच्छी बात सुनी हो। आप ही की तो बातें करते हैं ज़्यादा, अफीरा मुस्कुराई। रीबा ने हुंकारा भरा, फिर शरारत से उसकी तरफ झुककर बोली, कहाँ करते हैं? अफीरा की नज़रें झुककर रह गईं। बड़े छुपे रुस्तम हैं ये ज़हीर भाई। ये चाय वाय छोड़ें, बड़ी अम्मा बहुत बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रही हैं। ज़हीर भाई भी आए हैं, सफ़ेद काटन के सूट में, माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं। कहीं आपकी नज़र ना लग जाए उन्हें। रीबा का अंदाज़ हनूज शरीर था। तुम चलो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अफीरा के लबों पर लतीफ़ सी मुस्कुराहट का तासुर था। रीबा वापस ड्राइंग रूम में आ गई। तानिया और बड़ी अम्मा ने रीबा की सूरत देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा। खुश हो जाएंगी बड़ी अम्मा, आफत जोड़ी है, उसने तानिया के कान में सरगोशी की। चंद मिनटों बाद अफीरा ट्रे उठाए अंदर आ गई। ये अफीरा है, अफीरा के वालिद बड़ी अम्मा से मुखातिब हुए। बड़ी अम्मा खड़ी हो गई। अफीरा ट्रे टेबल पर रखकर सीधी हुई तो बड़ी अम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। तौबा, ज़हीर ने तो तुम्हें मोमा बना कर रख दिया था। हमें पहले मिलवा देता तो कम से कम बच्ची से मिलना जुलना रहता। माशाअल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। ज़हीर सब कुछ बता चुका है। बहुत खुशी हुई मुझे। असल में तो इंसान ही वही है जो मुश्किल वक्त में हिम्मत बांधे रखे। क्या ज़रा सी उम्र है बच्ची की और कितनी भारी जिम्मेदारियाँ।
लेकिन मियाँ आप फिक्र ना करें, हमारे घर में बच्ची को हर सुख मिलेगा। हमने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है कि औरत की दिल से इज्जत करते हैं। खुश रहेगी इंशाल्लाह। आप अच्छे हो जाएं फिर बाकायदा रिश्ता लेकर आऊँगी। बैठो बेटी। बड़ी अम्मा ने उसे अपने पहलू में बिठा लिया। तानिया झुककर उसे आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। रीबा ने चांद की तरफ सवालिया अंदाज में देखा, यानी कैसी लगी? चांद जवाब में ज़हीर की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। असल में ये हमारा बच्चा है ना, चांद अमेरिका में रहता है, बहन की शादी करने आया हुआ था, अब जा रहा है, इसलिए आपसे मुलाकात का बहाना बन गया, वरना ज़हीर तो पता नहीं और क्या दिन आपको छुपाए रखता। पहले मिलवाता तो कम से कम रीबा की शादी में तो आपको बुलवाते। खैर गई बात का जिक्र बेमानी, इंशाल्लाह बातें जाते रहेंगे तो तफसील से बातें होंगी। आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी इज़्ज़त अफजाई हमारी खुशनसीबी है। गरीब खाना आपके लिए हर वक्त खुला है। अफीरा के वालिद बड़ी अम्मा से मिलकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जीते रहो। ज़हीर ने शायद आपको बताया हो कि इस घर में ज़हीर पहली बार मेरी वजह से आया था, उन्होंने कहा। नहीं, ये तो नहीं बताया। सभी को अचंभा हुआ। असल में अपनी रिटायरमेंट के बाद AGPR के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, ग्रेजुएटी वगैरह का मसला था, वहाँ मुझसे रिश्वत मांगी गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं बहुत परेशान था। एक रोज़ वहीं अहाते में बैठा कोई हाल सोच रहा था कि ज़हीर वहीं एक गाड़ी से उतरते दिखाई दिए। बस मुझे यूं ही ख्याल हुआ कि शायद यहाँ के कोई अफसर हैं, इनसे बात करके देखना चाहिए। मैंने सलाम करके इनको अपने यहाँ आने और मुसलसल धक्के खाने की वजह बताई तो बोले, यहाँ मुलाजमत नहीं करता मैं, अपने किसी काम से आया हूँ, अलबत्ता मैं आपका काम करवा सकता हूँ। मेरा भाई इस तरह की डीलिंग आसानी से निपटा सकता है, उससे बात करके आपको बता दूंगा। आप अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। फिर उसके बाद ही अपने भाई के साथ हमारे घर आए। कौन से भाई? सबने सवालिया नज़रें ज़हीर के चेहरे पर जमाई। मज़ाहिर के साथ, ज़हीर एकदम सटपटा कर बोले। देखा आपने बड़ी अम्मा अक्का जान को? रीबा ने बड़ी अम्मा पर कुछ जताया। वो सिर्फ यहाँ एक मरतबा मेरे साथ आया था, बस इतना कसूरवार है। ज़हीर ने चांद के सामने वजाहत पेश की। वो उस वक्त अफीरा के बहन भाई से बहुत इन्वॉल्व होकर बातें कर रहे थे। अच्छा किया बता दिया। चांद ने मुस्कुराकर तानिया की तरफ देखा जो मज़ाहिर के ताउन पर उनकी खबर लेने का प्रोग्राम बनाने लगी थी। बस हम तो आज तक दुआएं देते हैं इन बच्चों को। अफीरा के वालिद हनूस बड़ी अम्मा से मुखातिब थे। बस मेरे बच्चों को दुआएं ही चाहिए। बड़ी अम्मा तो पोतों की कारकर्दगी पर निहाल हो गई। अजीब सा फ़ख्र उनके चेहरे से मुतरश्शे था। यही सिखाया है मैंने, बहुत मेहनत के बाद आज ये दिन देखे हैं मैंने। अल्लाह का एहसान है, वो लाज रखता है मेरी, वो आप दीदा हो गई। नेक औलाद बहुत बड़ा इनाम होती है अल्लाह का। मेरे लिए तो आपकी आमद बहुत इज़्ज़त अफजाई है, अफीरा के वालिद ने कहा। अफीरा सबके सामने चाय रख चुकी थी। बड़ी अम्मा उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। क्या जमातें पढ़ी हैं बेटी? उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। मैंने BSc किया है, वो आहिस्तगी से बोली। अच्छा 14 पढ़ी हो, हमारा इजहार भी यही पढ़ रहा है, उन्होंने अफीरा के वालिद को इतला दी। ज़हीर ने बताया था कि आप अपनी एक बच्ची ब्याह चुके हैं, वो किधर होती है? यहीं करीब ही, शरीफाबाद में, जवाब मिला। क्या करता है आपका दामाद? अपना फ़ोटो स्टूडियो है उसका, पढ़ा लिखा है। अल्लाह नसीब अच्छा करे, मैं दोबारा जल्द ही आऊँगी अपनी बच्ची के पास। आप आराम कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। चाय ख़त्म होने के बाद बड़ी अम्मा ने इजाज़त चाही। भाभी, मैं अक्का जान से तो सारी बात खुलकर नहीं कर सकती ना, आप तो कर सकती हैं। पता है क्या मैं उस बच्ची की वजह से इतनी कॉन्शियस हो रही हूँ। अब पता नहीं उन्हें किधर नौकरी मिले ना मिले तो वापस गोट जाना पड़े। जब तक बेबी के बाप का पता नहीं चलता, कम से कम माँ तो उसके करीब रहे। कितने दुख की बात है कि बच्चा माँ बाप के होते हुए उनकी मोहब्बत से महरूम हो। रीबा की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी सोच बहुत पॉजिटिव है रीबा, मगर मेरी जान ये बहुत मुश्किल है। ऐसे बच्चे ऐसी ही तकदीर लेकर आते हैं। अभी तुम कतई ना तजर्बाकार और कम उम्र हो, पता नहीं इस दुनिया में तो और क्या कुछ होता है। उसने रीबा का शाना थपथपाया। छोड़े भाभी, तकदीर इंसान खुद बनाता है, हिम्मत और मेहनत की ज़रूरत होती है। वो इकबाल का शेर नहीं सुना आपने? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इतने बड़े थिंकर ने यूं ही तो नहीं कह दिया। 2 सफ़हात की तशरीह लिखवाई थी हमारी मैडम ने इस शेर की और कहा था कि यह सबसे मुख्तसर तशरीह है इस शेर की। उसने इतनी सादगी से कहा कि तानिया ने बेसाख्ता उसका रुखसार चूम लिया। यानी तुमने उस बेबी का बाप दरियाफ्त करने की कसम खा ली है। मिशन तो बहुत अच्छा है, मगर तुम अकेली हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। फिर मसला क्या है? तुम्हारी सास बहुत अच्छे तरीके से उसकी परवरिश कर रही हैं, उसे सब कुछ मुयस्सर है। उसे पेरेंट्स मुयस्सर नहीं है, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं है। उसने तानिया की बात काटकर तेज़ी से कहा। फ़र्ज़ करो अगर तुम उसका बाप ढूंढ लो तो क्या उसको मजबूर कर सकती हो कि वो बेबी की माँ से शादी कर ले? तुम्हारे पास कोई सबूत है कि वही उस बेबी का बाप है? वो क्यों अपने जुर्म का इकरार करेगा जबकि उसे जुर्म करते हुए किसी ने नहीं देखा? लड़की को तो वो बहुत आराम से साफ कह देगा कि झूठ बोल रही है, इल्ज़ाम लगा रही है। बाज़ मर्द तो इतने घटिया हो जाते हैं गुस्से में कि अपनी जायज़ औलाद को ऑन नहीं करते, बीवी से कहते हैं पता नहीं किसका है। तुम ये सब छोड़ो, आराम से बैठो, अभी तुमने कुछ नहीं देखा। बस आज के बाद इस किस्से को मत छेड़ना।
मैं तुम्हें बिल्कुल हकीकत पसंदी के साथ समझा रही हूँ। बस तुम फ़िलहाल अपना मसला सोचो, उसका हल ढूंढो। तानिया ने बहुत संजीदगी के साथ उसे समझाया। मेरा मसला? मेरा तो कोई मसला नहीं, मुझे क्या हुआ है? वो हैरान हुई। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। मून की सुनाओ, उसने तुमसे क्या क्या बातें की? तानिया ने बगौर उसकी सूरत देखी। वो कल, हाँ उफ भाभी, रात तो उनकी तबीयत बहुत गड़बड़ हुई। मुझे तो बहुत डर लगा। पता नहीं कैसे अजीब से हो रहे थे, गुमसुम, पसीने पसीने। मुझसे कहने लगे तुम नीचे किसी कमरे में जाकर सो जाओ प्लीज़। मैं तो भैया भाग कर नीचे गेस्ट रूम में चली गई। उफ़ तौबा। ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करता? सच सच बताना। तानिया ने फिर उसकी आंखों में झांका। नहीं भाभी, तौबा इस्तग़फ़ार, पहले तो बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहे थे। बस बातें करते करते पता नहीं क्या हो गया एकदम से। यकीन करें कोई गलत काम नहीं करते। रीबा ने यकीन दिलाया। अपनी तो समझ से बाहर है ये केस। तानिया खुद ही उलझ गई। कौन सा केस भाभी? मज़ाहिर कमीज़ की आस्तीनें फोल्ड करते हुए चांद के बेडरूम में दाखिल हुए। चूँकि दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था इसलिए दस्तक की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। कोई केस है तो बताइए, आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। वो चांद भाई कहाँ हैं? किसी बंदे का कोई मसला है, उन्होंने बात करने को कहा था मगर मैं भूल गया, फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिसप्लेस हो गया। वो तो इजहार के साथ बाहर गए हैं, जुगनू भी ज़िद कर रहा था उसे ले गए हैं। यहीं गए हैं नाश्ते वगैरह का सामान लेने, अभी आ जाएंगे, बैठो। हाँ भाई रीबा, तुम्हारा भी तो कोई मसला था, बड़ी अम्मा बहुत खुश होकर बता रही थी। मज़ाहिर ने मुस्कुराकर तानिया की तरफ देखा। रीबा ने सटपटाकर तानिया की सूरत देखी। ख़त्म हो गया भाई वो प्रॉब्लम, अब छोड़ो उस बात को, तानिया ने टाला। अक्का जान सामने बैठे बराह रास्त मसला पूछ रहे थे। रीबा पर तो नए सिरे से जोश सवार हो गया। उसने तानिया को कोहनी मारी। ख़त्म तो नहीं हुआ, भाभी को सब पता है, पूछ लें इनसे। वो ये कहकर तेज़ी से बाहर निकल गई। मज़ाहिर तो उलझन में पड़ गए, उन्होंने रीबा को कोहनी मारते देख लिया था। अब बताएं तो सही, कोई छुपाने वाली बात है क्या? वो कुछ मशकूक से नज़र आए। अरे नहीं, ये रीबा में तो बहुत ही बचपना है, गली गली मिलती हैं ये प्रॉब्लम्स, कोई अनोखी बात नहीं, तानिया ने बेरब्त सा जवाब दिया। कौन सी प्रॉब्लम्स? मज़ाहिर ने तानिया की अदम दिलचस्पी के बायस यूं ही सरसरी से अंदाज में पूछा। यही इल्लीगल किस्म के बच्चों की, तानिया ने यूं कहा गोया कोई ख़ास बात ना हो। आपका मतलब जिसे ये मुलाजमा रखने के लिए कह रही है बाई बर्थ इल्लीगल है? मज़ाहिर के यही पल्ले पड़ा। लाहौल वला कुव्वता, अरे नहीं भाई, उसकी बेटी के यहाँ बेबी हुआ है, तानिया को मजबूरन जवाब देना पड़ा। रीबा कैसे जानती है उन्हें? वो तशवीश में मुब्तला हो गई। ये लड़की ख्वाजा साहब के यहाँ मुलाजमा थी ना पहले। तानिया झल्ला गई। मज़ाहिर ने आड़े बांगे सवाल करके तानिया से बहुत कुछ उगलवा ही लिया था और तानिया गोया सर पीट रही थी अपना। ओह, तो इस वक्त क्या वो उसका बेबी वहीं है? तानिया ने गहरा सांस लिया। सिर्फ बेबी है वहाँ। वो किसके पास है? वो मुताज्जब हुए। मुलाजमा के पास, उसके लिए मुलाजमा रखी है रीबा की सास ने। तानिया ने सोचा अपने आप को मौमा बनाने से बेहतर है जब इतना बता दिया है बाकी भी बता दिया जाए। कुछ अपने औरतपन के हाथों भी मजबूर थीं। ऐसी बातें औरतों के पेट में बहुत दर्द करती हैं। अब जबकि मज़ाहिर ने खुद ही पूछ लिया तो वो ज़्यादा देर खुद पर जब्त ना कर पाई। ओह, यानी माँ बेटी को निकाल दिया, बेबी रख लिया। वो किसी गहरी सोच में डूब गए। तानिया खामोश रही। रीबा क्या चाहती है? उसकी माँ को यहाँ मुलाजिम रखा जाए या उसकी बेटी को, आई मीन बेबी की माँ को? मज़ाहिर ने किसी ख्याल के दौरान पूछा। तीनों को, माँ जो यहाँ आई थी और उसकी वो बेटी जिसका बेबी है और उसकी एक और छोटी बेटी। इससे पहले क्या तीनों रीबा के यहाँ रहती थीं? मज़ाहिर का अंदाज़ बहुत संजीदा था। ये तो मैंने नहीं पूछा, तानिया ने जवाब दिया। रीबा क्यों इतनी इंटरेस्टेड है? एक नया सवाल उनके दिमाग में पैदा हुआ। मारे हमदर्दी के, ताकि बहाने से माँ को बेबी से मिलाती रहे। एक और मिशन भी है कि उसका बाप कहीं से दरियाफ्त करके बेबी की माँ से बाकायदा उसका निकाह पढ़वाएगी ताकि बेबी अपने पेरेंट्स के पास रहे। अब अगर आपको हंसी आ रही हो तो हंस लें, कोई हर्ज नहीं, तानिया ने जैसे जलकर कहा था। मिशन तो बहुत नेक है, जैसे सदर मुमलिकत का वज़ीर आज़म का पहला दिलनशीन खिताब, जिसको खिताब नहीं ख्वाब कहना चाहिए, जो वो आवाम को दिखाते हैं। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की हसीन मंजूर शुदा करारदादें, जैसे सेनेट और नेशनल असम्बली में आवाम की फलाह व बहबूद के लिए पास किया हुआ कोई बिल। मेरे साथ आप भी हंस सकती हैं। मज़ाहिर के अंदर अगरचे एक गहरी सोच की ज़रब थी। बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे। तानिया वाकई मुस्कुरा दी। बहुत समझाया है मैंने इस बेवकूफ़ को। तानिया ने अपनी परफॉर्मेंस से मतला करना ज़रूरी समझा, मगर वो जो कहा है ना कि अक्लमंद को नसीहत की ज़रूरत नहीं, बेवकूफ़ पर नसीहत का असर नहीं होता। मज़ाहिर हंसते हुए उठ खड़े हुए। रीबा आज रुकेगी या मून आएगा लेने? वो बाहर निकलते हुए पूछने लगे। पता नहीं, रीबा ने कुछ बताया तो नहीं, वो ज़हीर के चक्कर में दूसरी कोई बात नहीं हो पाई अब तक, तानिया ने जवाब दिया। हाँ, वो आपने बताया नहीं, कैसा रहा गैर सरकारी दौरा? बड़ी अम्मा के तासुरात क्या हैं? तभी मज़ाहिर को ध्यान आया। बड़ी अम्मा तो बहुत खुश हैं, कह रही थी दुल्हन जब सब कुछ तय है तो मैं अंगूठी ही ले आती, बच्ची को लगे हाथों पहना देती। यानी इतनी पसंद आई हमारी होने वाली भाभी। वेरी नाइस ज़हीर भाई, मतलब ये कि गुड सिलेक्शन।
ویری گڈ، واقعی افیرہ پہلی نظر میں سب کو اچھی لگی، اچھی سیریس بیلنس پرسنالٹی ہے، بہت اچھی جوڑی ہے ماشاءاللہ، تانیہ نے کہا۔ آپ کی اور جان بھائی جیسی، مظاہر تانیہ سے کبھی کبھار ہی مذاق کرتے تھے۔ نیک اطلاع ہے کہ ہماری جوڑی اچھی ہے، تانیہ کھلکھلائی۔ تھینک یو، ویسے اچھی جوڑی بنانے کا تم نے زبردست چانس مس کیا ہے، بہت خوبصورت ہے مہنور اور سوبر بھی، تانیہ نے یوں ہی کہہ دیا۔ آپ تو کہہ رہی تھی چاند بھائی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، اب تو خاصی دیر ہو گئی ہے، مظاہر نے یوں کہا گویا انہوں نے تانیہ کا جملہ سنا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، تانیہ خود بھی دیر کا سبب سوچنے لگی کہ کیا ہو سکتا ہے۔